फाइनल अकाउंट्स सोल प्रोप्राइटरशिप के भी हम लोग पढ़ रहे हैं। पार्टनर्स के और कंपनी के जो फाइनल अकाउंट्स है वो तुम्हारे 12th के सिलेबस में आते हैं, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स की अगर हम लोग मेजरली बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मेजरली ये तीन चीजें बनती है कंपनी की। जब हम लोग बात करते हैं फाइनल अकाउंट की तो इनके साथ ही एक और बन जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं सबसे पहले किसकी? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट दोनों हम लोग साथ बना लेते हैं। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट जिसको हम लोग बोलते हैं। अलग अलग बनाना चाहो तो अलग अलग भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो सबसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए बेस हमें कहां से मिलेगा? जब हमने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस पढ़े तो सब स्टार्ट किया हमने जर्नल एंट्रीज से। जर्नल से हम लोग गए लेजर पे। लेजर के बाद हमने सब्सिडरी बुक्स बनाई साथ में। वहां से हमने बनाया ट्रायल बैलेंस। वो जो ट्रायल बैलेंस है वो इस अकाउंट को प्रिपेयर करने में हमारी हेल्प करता है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? तो कुछ नहीं, एक सिंपली एक लिस्ट होती है जिसके अंदर हमने जितने भी अकाउंट के बैलेंस हैं उन सबके नेम यहाँ लिख रखे हैं। जिसका डेबिट बैलेंस उसको डेबिट में, जिसका क्रेडिट है उसको क्रेडिट में हमने मेंशन कर रखा है। फाइनल अकाउंट्स अगर हमें सीखने हैं समझने तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? या तो हमें पहले से पता हो कि कोई पर्टिकुलर चीज असेट्स है कि लायबिलिटीज है, इनकम है कि एक्सपेंस है, या फिर हम लोग उसको आइडेंटिफाई करना सीख सकते हैं। कहां से सीखेंगे? ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी आइटम डेबिट के अंदर दिए हुए हैं तो वो या तो क्या होने वाले हैं? असेट्स या फिर एक्सपेंस। जितने भी आइटम्स डेबिट के अंदर दिए हैं वो या तो असेट्स होंगे या एक्सपेंस होंगे। तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि असेट्स कौन सी है और एक्सपेंस कौन सा है। और एक्सपेंस जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद देखना पड़ेगा कि डायरेक्ट नेचर के कौन से और इनडायरेक्ट नेचर के कौन से हैं। डायरेक्ट नेचर के जितने भी एक्सपेंस है, डायरेक्ट नेचर के जितने भी एक्सपेंस है वो सारे कहाँ आने वाले हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। और इनडायरेक्ट नेचर के जितने भी एक्सपेंस है वो सारे कहाँ आने वाले हैं? पीएनएल के अंदर। ऐसे ही डायरेक्ट जितनी भी इनकम है वो सारी डायरेक्ट इनकम कहाँ आने वाली है और इनडायरेक्ट इनकम कहाँ आने वाली है। इसके लिए हमें ये समझना जरूरी है कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है और डायरेक्ट इनकम क्या होती है, या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है। और हमें मीनिंग पता होना चाहिए एसेट्स और लायबिलिटीज का, है ना। अगर इतनी चीजें हमें पता है तो हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने में दिक्कत नहीं होने वाली। सिंपल फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट वाले। सब इनकम हो, इनडायरेक्ट इनकम। हाँ, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। अभी देखो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है जब तक गुड्स मेरे पास पहुंच ना जाए, सेलेबल कंडीशन में ना जाए, वहां तक जितने भी खर्चे लगेंगे वो सारे एक्सपेंस क्या है? डायरेक्ट नेचर के। जैसे कि हमने गुड्स परचेज किया तो एक तो परचेज हो गया। अब परचेज करके वो गुड्स हमारे तक आएगा, सेलर से हमने जिससे हमने गुड्स परचेज किया वो गुड्स हमारे तक भेज रहा है, तो उसके लिए जितना भी खर्चा लगेगा, जैसे कि हम लोग जिसको क्या बोलते हैं? कैरिज। अब कैरिज इनवर्ड और दूसरी होती है कैरिज आउटवर्ड। आउटवर्ड का मीनिंग क्या है? जो हम गुड्स बाहर भेज रहे हैं उसके लिए लग रही है, लेकिन हमने बात क्या की कि बेचने तक का, हमारे पास तक के जितने भी खर्चे, जब तक गुड्स हमारे पास सेलेबल कंडीशन में ना जाए वहां तक का खर्चा। तो आने के बाद बेचेंगे ना, तो बाद वाला यहाँ पे हमें नहीं लेना। तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम लोग? देखो, एक तो जो भी हमारे पास गुड्स रखा हुआ है ऑलरेडी, ओपनिंग स्टॉक। आफ्टर दैट कितना गुड्स हमने परचेज किया उसकी कॉस्ट तो लेनी लेनी है, माइनस क्या करते हैं हम लोग? परचेज रिटर्न। और परचेज माइनस परचेज रिटर्न को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नेट परचेज। क्या बोलते हैं इसको? नेट परचेज। अगर क्वेश्चन के अंदर नेट परचेज गिवन है तो तुम्हें परचेज रिटर्न वापस से माइनस करने की जरूरत नहीं है। एक एडजस्टमेंट जो होना चाहिए वो ऑलरेडी हो चुका है। अब गुड्स जब हमने परचेज किया उसके साथ ही क्या लगा होगा? कैरिज लगा होगा। ये कैरिज के नाम से मिल सकता है, कैरिज इनवर्ड के नाम से मिल सकता है, या फिर कैरीज ऑन परचेज, कैरीज ऑन परचेज। इनमें से किसी भी नाम से ही आ सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर? एक्सपेंसेस में तो
फैक्ट्री का जो भी काम होता है हमारा, एक चीज समझना तुम लोग कि कोई भी गुड्स अगर हमें बनाना है तो कहाँ बनेगा, फैक्ट्री में बनेगा कि ऑफिस में बनेगा, फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री का मतलब फैक्ट्री का जितना भी खर्चा वो सारा भी क्या बनाने से पहले का ही, तो वो सारा भी इसके अंदर आता है, चाहे वो फैक्ट्री का रेंट हो, चाहे वो फैक्ट्री की लाइटिंग हो। अब केवल ये सब यहाँ कब आएंगे, जब इनके साथ फैक्ट्री वर्ड अटैच है। अगर फैक्ट्री वर्ड नहीं लिखा हुआ तो ये सारे कहाँ चले जाएंगे, P&L के अंदर। फैक्ट्री पे कोई असेट्स है उसका क्या लग रहा है, डेप्रिसिएशन वगैरह लग रहा है, ये सारे खर्चे यहाँ आने वाले। टू ऑक्ट्रॉई, ऑक्ट्रॉई क्या है, एक्सपेंस। पहले जब हम लोग गुड्स परचेज करते थे ना, तो ऐसे जैसे भी टोल टैक्स लगता है ना, वैसे ही एक स्टेट को क्रॉस करते ही दूसरे स्टेट पे जाते ही क्या लगता है, टैक्स लगता था। उसको चुंगी टैक्स बोलते थे, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलने लगे, ऑक्ट्रॉई। आया समझ। ऐसे क्या, फ्रेट, ऐसा ही क्या है, फ्रेट या फ्रेट इनवार्ड, दोनों एक ही बात है। ये सारे के सारे एक्सपेंसेस क्या है, डायरेक्ट। ऐसे ही फैक्ट्री के अंदर कुछ मशीन ऐसी है जो कोयले से चलती है या गैस से चलती है, तो कोल, गैस एंड वाटर, ये सारा खर्चा भी क्या आ गया, डायरेक्ट। ये सारे डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस है जो किसके अंदर आते हैं, ट्रेडिंग के। अब हम लोग इनको याद कर सकते हैं, लिस्ट बहुत, मतलब ये नहीं कि फुल लिस्ट यही है, इसके अलावा और भी एक्सपेंस हो सकते हैं, बस हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए थोड़ा सा। ये हो गया सारा। इसके साथ अगर हम लोग बात करें इनकम की साइड में, तो क्या आएगा, बाय सेल्स और माइनस सेल्स रिटर्न, इसको नेट सेल्स भी बोलते हैं हम लोग, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तब तो यहाँ नहीं आएगा, और ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया तो यहाँ पे आएगा। इसके पीछे रीजन देखेंगे अभी हम लोग कि क्लोजिंग स्टॉक यहाँ कब आएगा और कब नहीं आएगा, उसके पीछे रीजन क्या है। और ऐसी कोई भी चीज जो हमें समझनी है, हर एक चीज का हम लोग अभी क्या देखेंगे, रीजन फाइंड आउट करेंगे साथ में कि वो दो जगह क्यों आ रहा है या फिर एक जगह क्यों आ रहा है। उसके बाद जैसे हमने क्या किया, टोटल इनकम का किया, एक्सपेंस का किया, डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट, इसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन टू ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम लोग लिखे तो कहीं ना कहीं वो गलत होता है। ये कहाँ जाने वाला है, P&L में जाने वाला है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग टू P&L, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L। ठीक है, फिर ये ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। फिर क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, P&L अकाउंट। P&L अकाउंट की शुरुआत कहां से होने वाली है, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस आया फाइनल यहाँ से, उस बैलेंस को हम लोग लेकर के जाएंगे P&L अकाउंट के, उस बैलेंस को हम लोग P&L में लेकर के जाएंगे बाय कौन से अकाउंट से लाए, ट्रेडिंग से, तो बाय ट्रेडिंग अकाउंट। और क्या चीज है ये, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, फिर जितने भी एक्सपेंस हमारे इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं, जितनी भी इनकम इनडायरेक्ट नेचर की, जैसे कि बाय रेंट, इनकम सारी इधर आने वाली है, तो सारी इनकम मतलब वो रिसीव्ड ही है, और एक्सपेंस सारे इधर आने वाले हैं, डेबिट। रेंट हो गया, डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गया, ठीक है। और भी कोई भी इनकम किसी भी चीज से तुम्हारी हो सकती है, वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी बाय ये। इधर जो भी एक्सपेंसेस है, जैसे कि एक लास्ट में अपना वहां पे वेजेस रह गया था, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर वेजेस रह गया था, वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ है तो ट्रेडिंग में आएगा, सैलरी दिया हुआ है P&L में आएगा, सैलरी एंड वेजेस दिया है P&L में आएगा, वेजेस एंड सैलरी दिया है ट्रेडिंग में जाएगा। रीजन क्या है, जिसका नाम पहले दे रखा है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, मानते हैं कि मेजर पोर्शन इसका ही है, दूसरे वाले का पोर्शन कम है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको शो कर दें। टू कार्टेज, कार्टेज भी क्या आपका सामान को लेकर के आने का खर्चा ही होता है, तो वो भी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के अंदर। तो लेके आ रहे हैं, हाँ, कार्टेज भी कहाँ जाने वाला है, ट्रेडिंग के अंदर। सैलरी हो गया, सैलरी के अलावा यहाँ पे हम लोग देखिए, अगर जितनी भी इनकम दिखाई है सब एक्सपेंस भी हो सकते हैं, रेंट, डिविडेंड यहाँ नहीं आएगा, कमीशन, इंटरेस्ट, ब्रोकरेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंश्योरेंस,
रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, ऑडिट फीस, ऐसे ना जाने कितने खर्चे हैं, जो भी एक्सपेंस के नाम आ रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे लाइन से। टू प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ऐसे ये सारे के सारे एक्सपेंसेस ये कौन से हो गए, इनडायरेक्ट, ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें मेजरली पढ़ने को मिलता है पार्टनरशिप के केस में, अभी इतना नहीं मिलेगा पढ़ने को, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मेजरली वहीं पे काम आता है, यहाँ कभी काम आता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक चार्जेस, अगेन वही चीज है कि लिस्ट इंक्लूसिव है, ये सब चीजें इंक्लूड होती है, एक्सक्लूसिव मतलब ये इस लिस्ट को हम लोग पूरा रट नहीं सकते, कितने भी एक्सपेंसेस जितने भी नाम आएंगे वो सारे हम लोग इसके अंदर कवर कर सकते हैं। आया ये समझ में? उसके बाद फिर बैलेंस शीट की ओर चलते हैं हम लोग। बैलेंस शीट में क्या है, लायबिलिटीज, लाइबिलिटीज की बात करें तो मेजरली दो टाइप की लाइबिलिटीज, इंटरनल लाइबिलिटीज और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। इंटरनल लाइबिलिटीज का मीनिंग क्या हो गया, कैपिटल, जो कि प्रोप्राइटर को पे करती है। इसके अंदर हम लोग यहाँ से जो भी नेट प्रॉफिट आता है, लास्ट में जो निकालते हैं नेट प्रॉफिट, तो वो कहाँ जाता है, कैपिटल में ऐड होता है। हाँ, तो कैपिटल के अंदर ऐड, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट। और अगर नेट लॉस है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस ड्राइंग्स कैपिटल को कम करती है। इनकम टैक्स या फिर आपका लाइफ इंश्योरेंस, मेजरली इतनी चीजें आती हैं जो कैपिटल के अंदर एडजस्ट होती हैं। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, कहीं से भी पैसा मेरे पास आया, मैंने बिजनेस में लगाया, उस तो कैपिटल में वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर दूसरी क्या आएगी आपकी यहाँ पे, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज के अंदर क्या क्या आ सकता है, लोन हो गया आपका किसी से लिया हुआ, क्रेडिटर्स हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए आपके, अनअर्न इनकम हो गई, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। उसके अलावा भी चीजें हो सकती है, हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। असेट्स के अंदर क्या क्या चीजें आएगी हमारी, फर्नीचर, कार, फर्नीचर एंड फिक्सचर, लैंड, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, कार, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स इधर आएंगे। एक ही बात। अच्छा, एक ही बात कैसे, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इधर क्या आ जाएगा, बिल्स पेबल, ठीक है, कैश, बैंक, ठीक है। इसके अलावा बाकी इंटेंजिबल एसेट्स जैसे कि आपका गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब यहाँ पे आ सकते हैं, है ना। ये तो हमारा क्या हो गया, एक सिंपल फॉर्मेट हो गया विदाउट एडजस्टमेंट वाला, जिसके अंदर कुछ नहीं, ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटा में दिया हुआ और हमें एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी करना है, सिंपल। अब बात आती है एडजस्टमेंट्स की, कि अगर हमें ये फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स बनाने हो तो क्या चेंजेस आएंगे। एडजस्टमेंट्स के लिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से मेजर एडजस्टमेंट्स जो है वो हमारे सामने आते हैं। फर्स्ट आता है एडजस्टमेंट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो एंट्री क्या पास हुई, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक चीज समझनी जरूरी है कि कुछ ट्रांजैक्शन जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो सारे एक जगह पे जा रहे हैं और जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है वो दो जगह पे। इसका रीजन क्या है, ये सारे ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस में कैसे आए, क्योंकि इनके लिए ऑलरेडी हमने जर्नल एंट्री पास कर रखी है। बट वो ट्रांजैक्शंस
जो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिए हुए, नीचे एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं, उसका मतलब वो ट्रांजेक्शन हमें आज ही पता चले हैं, फर्स्ट टाइम पता चले, उनको आज तक हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो एक तो उनको रिकॉर्ड करने की एंट्री करनी पड़ेगी हमें, और दूसरी उसको ट्रांसफर करने की। हर एक ट्रांजेक्शन के लिए हम लोग 2 एंट्री करते हैं। जैसे आपने वेजेस का पेमेंट किया, अगर आपने वेजेस का पेमेंट किया तो क्या एंट्री करोगे? वेजेस अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। टू कैश। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरा वेजेस का एक्सपेंस है वो बढ़ गया और कैश मेरा कम हो गया। फिर एट द एंड ऑफ ईयर में क्या करता हूँ? वेजेस को ट्रांसफर करता हूँ। दूसरी एंट्री क्या बनती है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस। तो इससे क्या होता है? मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर वेजेस का बैलेंस ट्रांसफर हो जाता है। अगर ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है, मतलब हम लोग ये एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वेजेस के अंदर वो क्या है? जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, और उसको केवल क्या करना है? ट्रांसफर करना है। लेकिन यही चीज अगर एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है, तो मीन्स अब तक हमने ना तो ये वाली एंट्री पास की और ना ही उसको अब तक ट्रांसफर किया। दोनों ही एंट्री हमने अब तक नहीं की है। दोनों के इफेक्ट हमें डालने पड़ेंगे। आ रही है बात समझ? हाँ। तो अब देखो, क्लोजिंग स्टॉक को अभी तक हमने क्या किया? बुक्स में कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होगी क्लोजिंग स्टॉक की? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अगर ये एंट्री हमने पास कर दी तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहां पहुंच गया? ट्रायल बैलेंस के अंदर पहुंच गया। अगर हमने ये एंट्री पास कर रखी है, इसका मतलब ये होते ही क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी कहां चला गया? ट्रायल बैलेंस के अंदर। या फिर हम लोग क्या करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब ये क्यों करते हैं? हमने क्लोजिंग स्टॉक को परचेज में से कम कर दिया। एक चीज आती है आपकी COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इससे क्या आता है? COGS। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकालना है तो क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ दो। ये क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। आपके पास गुड्स बेचने के लिए, और इन सब के अंदर ऐड क्या करते हैं हम लोग? डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। प्लस सिंपली अगर हम लोग बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट का ऊपर का इधर वाला सारा पोर्शन हमने जोड़ दिया और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को घटा दिया, तो क्या आ गया हमारे पास? जो भी गुड्स बेचा उसकी कॉस्ट आगे निकल गई, है ना? हाँ। तो हमने एंट्री क्या पास की क्लोजिंग स्टॉक के लिए? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या लिखते हैं? बाय क्लोजिंग स्टॉक। फर्स्ट ये समझ आ गया क्या क्लोजिंग स्टॉक हमारी एसेट्स है, अनसोल्ड गुड्स है हमारे पास, बाद में हम लोग बेचेंगे, पैसे मिल सकते हैं, कैश में कन्वर्ट हो सकता है, तो क्या हो गया? हमारी असेट्स होगी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? क्लोजिंग स्टॉक। और ट्रेडिंग में क्यों आया उसका रीजन समझ आ गया। सेकंड आता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सेकंड क्या आता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मीनिंग क्या है? देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब कि हमने एक्सपेंस का पेमेंट अब तक नहीं किया है, देना बाकी है। एक्सपेंस का जब हम लोग पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या होती है? जो भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ये एंट्री होती है हमारी। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अगर पेमेंट नहीं किया तो कैश और बैंक नहीं आना चाहिए ना यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों तो गए नहीं हमारे पास से। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब ये चाहे रेंट हो, चाहे सैलरी हो, चाहे कमीशन हो, चाहे कोई भी चीज हो। आ रहा है ये समझ? और ईयर एंड पे एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं P&L में। तो एक्सपेंस पहले डेबिट किया, तब क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर इनडायरेक्ट है तो, और डायरेक्ट है तो वेजेस है तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और सैलरी है तो P&L हो जाएगा। आ रही है बात समझ? तो अगर हमने अब तक ये दोनों चीजें रिकॉर्ड नहीं कर रखी, इसका मतलब क्या है कि इसको एक तो मुझे अभी तक एक्सपेंस में मैंने जोड़ा नहीं है, नहीं जोड़ा ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जहां पे आपने वेजेस लिख रखे उसके नीचे क्या करोगे? ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, और ये उतनी भी इतना एक्सपेंस ये जाकर के उसके अंदर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा।
क्या इसका पेमेंट आपने किया? नहीं। तो ये आपकी लाइबिलिटीज है, तो बैलेंस शीट के अंदर ये कहाँ चला जाएगा? लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा। आ रही है बात समझ? ये हुआ हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऐसे ही आता है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड का मीनिंग क्या है कि मैंने पेमेंट एक्स्ट्रा कर दिया, तो एक्स्ट्रा अगर कर दिया तो एंट्री मैंने जब एक्सपेंस का पेमेंट किया तो क्या एंट्री की? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। पेमेंट कर दिया मतलब टू कैश और बैंक। मान लो आपने 2000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए किसी को, तो वो 2000 इस एक्सपेंस के अंदर जोड़ रखी है और एक्चुअल में उतना आपका एक्सपेंस अब तक हुआ नहीं है, तो इस एक्सपेंस को कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। तो लिखेंगे टू एक्सपेंस, क्योंकि पहले डेबिट किया था, अब क्या करेंगे? तो इसमें से ये कम हो गया, क्या ये हमारी एसेट्स बनी? तो क्या बनी एंट्री? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। डेबिट बैलेंस है, असेट्स हो गया। एक्सपेंस क्रेडिट हुआ है, मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर जितनी एक्सपेंस की वैल्यू दे रखी है उसमें से इसे क्या करना है? माइनस करना है। और ये कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में असेट्स के अंदर। आ रहा है समझिए? ऐसे ही आता है तुम्हारा अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम और एक आता है एक्रूड। एक होता है एक्रूड इनकम और एक होता है अनअर्न्ड। एक्रूड का मतलब क्या है कि हमने इनकम कमा तो ली बट रिसीव नहीं हुई। तुमने किसी चीज के लिए काम तो कर दिया बट वो पैसा तुम्हें नहीं मिला, तुम्हारी असेट्स है कि लायबिलिटीज है? भी काम कर दिया और पैसे मिलने वाले हैं, मुझे मिले नहीं अब तक, फ्यूचर में इनफ्लो होने वाला है ना, तो असेट्स होगा। और असेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। क्या करेंगे? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट। एक चीज छोड़ो इसको, अगर तुम्हें इनकम रिसीव होती है क्या एंट्री करते हो? इनकम अगर होती है तो क्या एंट्री करते हैं? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम। अभी कैश आया नहीं ना, तो कैश को हटा दो, बैंक से चेक नहीं है हटा दो इसको, तो इसकी जगह क्या आएगा? एक्रूड इनकम। आ रही है बात समझ? इसकी जगह क्या आएगा? एक्रूड इनकम। अब एक्रूड इनकम क्या? डेबिट है, तो क्या होगी हमारी? असेट्स हो गई। इनकम को ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग या पीएनएल में, पहले क्रेडिट थी अब क्या करोगे? डेबिट करोगे। इनकम अकाउंट डेबिट टू, कहाँ ट्रांसफर करना है? या तो ट्रेडिंग में या पीएनएल में। तो इफेक्ट क्या आएगा? जो भी इनकम तुमने बैलेंस शीट उसमें इनकम जो तुम्हारे पीएनएल में लिख रखी है, ट्रेडिंग में लिख रखी है, उसके अंदर ये क्या प्लस की माइनस? इनकम क्रेडिट हो रखी है ना, तो क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। और बैलेंस शीट के अंदर कहाँ जाएगी? असेट्स के अंदर। असेट्स के अंदर। ऐसे ही एक और क्या है? अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम का मतलब क्या है कि पैसा हमें रिसीव हो गया लेकिन अब तक हमने काम किया नहीं है, तो इट मींस फ्यूचर में हमारे लिए क्या है? लायबिलिटीज। तो जब इनकम हमें रिसीव होगी हम लोग एंट्री क्या करते हैं? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम। लेकिन क्या इस इनकम को कमाने के राइट्स मुझे मिल चुके? क्या मैंने वर्क किया? अब तक वर्क नहीं किया ना, तो क्या करना पड़ेगा? इस इनकम को कम करना पड़ेगा। कम करूंगा मतलब इनकम को डेबिट करना पड़ेगा मुझे। इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड। ये मेरी लायबिलिटीज है ना, और लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो ये कहां चला जाएगा? लायबिलिटीज के अंदर। जितनी भी वैल्यू प्रोपोर्शनेट आपकी आएगी वो कहां जाएगी? बैलेंस शीट के अंदर, लायबिलिटीज में। और इतनी वैल्यू ये क्या हो जाएगी? डेबिट की हमने। इनकम को बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, और यहाँ इनकम क्या हुई है? डेबिट। तो ये क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो अनअर्न्ड इनकम अगर है तो क्या होगा? बैलेंस जो ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट है वहां से माइनस हो जाएगी, और बैलेंस शीट के अंदर कहां चली जाएगी? लायबिलिटीज के अंदर। ये चारों क्लियर हुए? यस सर। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? डेप्रिसिएशन। सर हाँ। एडजस्टमेंट जो बनाएंगे एग्जाम में, जो क्वेश्चन आएगा उस पे एग्जाम में प्रॉपर जर्नल बनाना पड़ेगा फाइनल अकाउंट से पहले। देखो चीज बताता हूँ तुम्हें, 11 12 तो फिर भी कोई बात नहीं, आगे जब भी करोगे ना, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनकी जितनी भी कैलकुलेशन करते हो वो सारी तुम्हें नीचे करनी चाहिए और प्रॉपर सिस्टमेटिकली करनी चाहिए। इवन क्वेश्चंस ऐसे होते हैं
जितने मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है उससे ज्यादा मार्क्स वर्किंग नोट के हैं। मतलब जो तुम लोग ये कैलकुलेशन करोगे, ये जो एंट्रीज बनाओगे, ये सब क्या वर्किंग नोट है। और वर्किंग नोट का जो वेटेज है वो कहीं ना कहीं ज्यादा बन जाता है कई बार क्वेश्चन से। जैसे तुमसे पूछा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, एडजस्टेड परचेज निकालनी है, नेट परचेज निकालनी है, अगर वो सब कैलकुलेट करने हैं वो सब वर्किंग नोट के अंदर जा रहे हैं और ऊपर की ओर तुम्हारा ट्रेडिंग के अंदर बैलेंस शीट बन रहा है। और ये तो सिंपली कुछ भी नहीं है, ट्रायल बैलेंस से उठा के तो लिखना है इधर उधर। बाकी सब चीजें जो मेजर है वो क्या है, सारी कैलकुलेशन वर्किंग नोट्स, तो उनको प्रॉपर बनाना चाहिए। हाँ, जर्नल अगर एंट्रीज करनी है, जर्नल का फॉर्मेट बना दो, नीचे लास्ट में टोटल वगैरह करते हो वो सब चीजें छोड़ दो, सिंपल फॉर्मेट बना के एंट्रीज लिख के वहां से करो। तुम्हें लगता है कि तुम बिना एंट्रीज के कर सकते हो तो बिना एंट्रीज के डायरेक्ट एडजस्टमेंट कर लो चाहे, लेकिन बेटर माना जाता है कि एंट्रीज बना के कर लिया जाए। तो सिर्फ वो एडजस्टमेंट का एंट्री होता है ना पूरा हाँ, उसका। एडजस्टमेंट का ही है। डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन के लिए हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो डेप्रिसिएशन ऑलमोस्ट तुम्हें एडजस्टमेंट के अंदर ही दिया हुआ मिलेगा, है ना। डेप्रिसिएशन चार्ज किस पे होता है, एसेट्स पे। एसेट्स की वैल्यू को कम करता है, तो एंट्री क्या बनती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है, एक्सपेंस है, इसको ट्रांसफर करेंगे तो P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। दोबारा असेट्स अगर कर दो तो तुमने असेट्स की वैल्यू को दो बार कम कर दिया ना, तो यहाँ पे क्या एक्सपेंस को ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, तो ये एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट खत्म हो गया, चला कहाँ से, असेट्स से, और खत्म हुआ P&L में जाके। अब असेट्स को तुमने क्रेडिट किया है, असेट्स का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट होता है बाय डिफॉल्ट, और ये क्या है, क्रेडिट कर रखा है, तो ये उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस, और P&L के अंदर क्या हो जाएगा, डेबिट में चला जाएगा। अगर डेप्रिसिएशन तुमने चार्ज किया कोई ऐसी एसेट्स पे जो फैक्ट्री के अंदर है और लिख रखा है क्वेश्चन में, तो फिर ये डेप्रिसिएशन चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर ये लिख दिया कि डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी सिचुएटेड इन फैक्ट्री, तो फिर ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाने वाला है, ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि फैक्ट्री के जितने भी खर्चे सारे ट्रेडिंग में लिखने हैं। अगर कुछ नहीं लिखा तो कहाँ जाएगा, P&L के अंदर, ठीक है। डेप्रिसिएशन हो गया ये। एक और टॉपिक आता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक टॉपिक और क्या आता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम लोग करते हैं ना, उसके इसमें सेट्स की वैल्यू कम नहीं करते, हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और इसका मीनिंग क्या है, असेट्स की वैल्यू को हमने कम नहीं किया, तो इस प्रोविजन को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट बैलेंस है ना, तो बैलेंस शीट के अंदर इसको हम लोग लायबिलिटीज में दिखा सकते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लेस करके दिखा सकते हैं एसेट्स में से, एसेट्स की वैल्यू से कम भी करके दिखा सकते हो, या फिर लायबिलिटीज में भी दिखा सकते हो। डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है तो कहाँ जाएगा, P&L के अंदर जाएगा। आगे बात समझ, क्या है समझ। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। नेक्स्ट क्या आता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अच्छा टॉपिक है, एक समझने के लिए ध्यान से समझना। इसके अंदर क्या होता है, देखो ये तुम्हारी ट्रायल बैलेंस गिवन है, ये क्या है हमारी ट्रायल बैलेंस, इसके अंदर लिख रखा है डेटर्स, डेटर्स है हमारे 2,05,000, यहाँ लिख रखा है बैड डेट्स, और बैड डेट्स दे रखे हमें 4,000 के कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये बनाए हुए हमारा कितने का, 5,000 का, ठीक है। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिख रखा है, फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स 5,000, और प्रोविजन ऑफ 5% ऑन closing debtors should be made। सर क्लोजिंग डेटर्स के जगह खाली डेटर्स पे तो दिया होता है, क्या चीज, खाली डेटर्स पे तो दिया होता है क्लोजिंग डेटर्स की जगह। हाँ डेटर्स में दिया हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और एक लिख दिया साथ में तुम्हें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स @3% मान लो। अब इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, इसको अगर हमें समझना है तो पहले देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें कहां कहां से माइनस हो चुकी है। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं।
डेटर्स ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, मतलब ये हमारे डेटर्स टोटल है अभी तक के 4000 बैड डेट्स हो चुकी है, मतलब इसके लिए मैं एंट्री पास कर चुका हूं। एंट्री क्या पास कर चुका हूं? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ये एंट्री मैं ऑलरेडी 4000 के लिए पास कर चुका हूं, तभी तो ये मेरे ट्रायल बैलेंस में आए होंगे ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब मेरा ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट बना देता हूं मैं, जिसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है हमें कितना, क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस बीडी कितना 5000। यहां तक समझ आ रहा है ये सब कुछ? मैंने 5000 इसका क्रेडिट बैलेंस गिवन है ना, क्रेडिट बैलेंस का मतलब मैंने क्रेडिट साइड में मेंशन कर दिया इसको 5000 रुपीज को। ये बैड डेट्स 4000 हुए, मैंने ये 5000 अलग निकाल रखे हैं, कल को कोई पैसे डूबेंगे ना तो यहाँ से मैं एडजस्ट कर लूंगा। प्रोविजन बनाने का मतलब क्या है, जो लॉस है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, तो मैंने यहाँ से निकाल लिए होंगे ना 2 बैड डेट्स। जब ये 4000 रुपए डूबे ना तो मैंने 4000 यहाँ से निकाल लिए, इसका मतलब यही है 4000 जो डूबे हम लोग यहाँ से एडजस्ट करेंगे। अब फर्दर बैड डेट्स कितने हुए 5000। क्या इसके लिए अब तक मैंने बुक्स में एंट्री पास की है? नहीं की, तो ये अब तक डेटर में से कम भी नहीं हुए, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स कितना 5000। जैसे ही मैंने ये एंट्री पास की, जो मेरे डेटर कितने 2,05,000 के, 2,05,000 के, 5,000 से क्या हो जाएंगे कम, और मेरे अभी क्लोजिंग डेटर कितने बच गए 2 लाख, और ये 5,000 रुपए भी मुझे इससे क्या करने एडजस्ट करने हैं, तो बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स टोटल कितने एडजस्ट करने हैं 9,000। आ रही है बात समझ? मुझे क्लोजिंग प्रोविजन कितना रखना है 5% ऑन डेटर्स, तो 2 लाख का 5% 10,000, तो टू बैलेंस सीडी बैलेंस कितना मेंटेन रहना चाहिए मेरे पास 10,000। तो P&L में कितना आएगा बाय P&L, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा 14,000। अगर तुम लोगों ने एडजस्टमेंट के क्वेश्चन ट्राई किए हो तो कई बार क्या होता है P&L के अंदर हमारा प्रोविजन डेबिट साइड में आता है और कई बार क्रेडिट में चला जाता है ज्यादा होने से, तो वो कुछ और नहीं है। अभी देखो हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, तुम्हें पता चलेगा P&L इधर आ जाएगा। अभी मान लो तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस कितना है 25,000, अब बताओ, तो इधर 10 और 9 19 हुए ना, फिर यहाँ 2 P&L आ जाएगा कितना 6,000, और आपको क्या करना पड़ जाएगा 6,000 का प्रोविजन रिवर्स करना पड़ जाएगा। आप P&L में क्या लिखोगे, P&L में क्या लिखेंगे बाय, ये वाला नहीं है ये ना 2 P&L, तो वहां क्या लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल, मतलब P&L के डेबिट में ये चीज जाएगी कि क्रेडिट में जाएगी, ये वहां डिपेंड ना करके यहाँ करती है। या फिर तुम लोग क्या कर सकते हो, ओपनिंग बैलेंस कितना है वो करोगे, माइनस क्या करोगे बैड डेट्स कितने हैं, फर्दर बैड डेट्स कितने हैं, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, तो तुम्हारे पास आ जाएगा कि P&L में कितनी वैल्यू है। दोनों में से जो भी तरीका मैं प्रेफर करता हूँ अकाउंट्स बनाने वाला। अकाउंट्स अगर तुम्हें समझ आते हैं तो ये बहुत ईजी है, ठीक है, वरना स्टेटमेंट बनाओगे यहाँ लिखोगे फिर उसके अंदर प्लस माइनस करते जाओगे, तो वो चीजें भी कर सकते हो। अब उसके बाद क्या है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हमने यहाँ पे कितना बनाया था प्रोविजन बाय P&L 14,000। अब एक चीज देखो, हमने प्रोविजन बनाया तो उसके लिए एंट्री क्या की, P&L से प्रोविजन बनाया तो एंट्री क्या बनी P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, कितने का प्रोविजन बना दिया 14,000। एक चीज समझो, अब नेक्स्ट क्या बनाना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये कितना बनाना है 3%। अब ये 3% किसका बनाऊं, 2,05,000 का, 2 लाख का कि 1,86,000 का। अब बात आती है 186 आया कहां से, पहले तो ये देखना पड़ेगा 186 आया कहां से, है ना। तो 2,05,000 थे हमारे पास ओरिजिनल, फर्दर बैड डेट्स कितने हो गए 5,000। मैंने ये वाला माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि तो ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, ये नहीं किया हुआ था हमने कर दिया। उसके बाद हमारे अकॉर्डिंग क्या है, हमारी बुक्स के अंदर 2,05,000 के डेटर्स हैं, है ना। हमें क्या लग रहा है कि 5,000 तो ये डूब ही गए, ये तो डूब ही गए ना। अब मैं ये मान रहा हूं कि मेरी बुक्स में डेटर कितने के हैं 2 लाख रुपए के, फिर भी मुझे क्या लग रहा है कि मेरी बुक्स में जितने भी डेटर हैं उसमें से ये 5% और निकम्मे लोग हैं जो पैसा मुझे नहीं देंगे, ये पैसा भी मेरा डूबने वाला है।
कितना डूबने वाला है 5%। वो कितना आया तुम्हारा 10,000। तो इसमें से माइनस कितना होने वाला है। अब कितना पैसा मांगते हो तुम डेटर से। तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझे मेरे जितने भी डेटर्स हैं अगर उनसे पैसा और डूबने की उम्मीद कितनी है 10,000 रुपीज की, और 1,90,000 रुपए मुझे मिल सकते हैं। तो डिस्काउंट 2 लाख को 2 लाख वालों को दे दूं या 190 वालों को। प्रैक्टिकल सी बात है। अभी जो तुम्हारे पैसे खा रहा है तो तुम उसको अलग से पैसे दोगे, बोले डिस्काउंट वाले पैसे तू ले जा। नहीं ना, यही तो बात हुई। 2,05,000 मांग रहे थे, 5,000 तो डूब गए पहले ही, है ना। 5,000 तो पहले ही डूब गए। तो ये पैसे देंगे तो इनको डिस्काउंट किस चीज का देना है, नहीं देना ना। उसके बाद 10,000 और डूब गए, ये भी क्या पैसे नहीं देने वाले, तो ये भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब हमारे पास पैसे आने की उम्मीद कितनी है, हमारे पास पैसे आने की उम्मीद कितनी है 190 की। तो हम लोग डिस्काउंट इस पे देंगे 190। तो 1,90,000 का 3% 5,700 क्या जाएगा यहाँ पे। जब हम लोग P&L बनाएंगे वहां जाएगा टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कितना आएगा 5,700। 1,90,000 का 3% और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना आ जाएगा हमारा 14,000। या माइनस ना 14 करने ना 5 करने, 10 करने हैं। क्यों करने हैं, क्योंकि हमें अभी कितने पैसे और छोड़ने हैं 10,000 और छोड़ने हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अभी 11th में फिर भी कम क्वेश्चन आ जाए, आगे ये कॉन्सेप्ट तुम्हें बार बार यूज आने वाला है। 11th 12th एंड ऑनवर्ड्स सभी क्लासेस के अंदर ये काम है। हुआ ये क्लियर। यस सर। अब इसके अलावा और कौन सा पॉइंट करवाना है बताओ। इसका एक बुक का क्वेश्चन है वो, निकालो। जिसमें क्या नाम है, बैकअप सुधर चला जाता है क्रेडिट। अभी देखो जैसे ये क्वेश्चन क्या है, सन्ड्री डेटर्स गिवन है तुम्हें, सन्ड्री डेटर्स गिवन है बैलेंस शीट में, ट्रायल बैलेंस में 80,000। ठीक है, बैड डेट्स कितने हैं, बैड डेट्स है 1,000। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 4,000 रुपीज गिवन है तुम्हें। ट्रायल बैलेंस के अंदर की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। ये डेटा गिवन है, उसके साथ क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन एट द रेट 2% ऑन डेटर्स। फर्दर बैड डेट्स कुछ गिवन है क्या, कुछ नहीं है। तो हमारे लिए क्लोजिंग डेटर्स कितने 80,000 और उसका 2% कितना हो गया 1,600। हम लोग इसको वापस कहां से करते हैं, वही अकाउंट बना के करते हैं। अकाउंट अगर बनाएंगे तो बाय बैलेंस बीडी कितना बैलेंस दिया हुआ है 4,000 रुपीज। कौन सा बैलेंस हो गया, क्रेडिट बैलेंस हो गया। बाय बैलेंस बीडी कितना 4,000। बैड डेट्स कितना में 1,000। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैड डेट्स। अगर यहाँ हमारे पास कुछ फर्दर बैड डेट्स होता तो वो भी इसमें जोड़ देते हम लोग। क्लोजिंग बैलेंस कितना मेंटेन करना है, टू बैलेंस सीडी कितना मेंटेन करना है 1,600। अब देखो क्रेडिट में कितना है 4,000 और डेबिट में कितना है 2,600। तो शॉर्ट कितना रह गया 1,400। तो यहाँ पे क्या लिखूं, टू P&L। तो P&L में क्या लिखोगे, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। लेजर पोस्टिंग यही होगी ना, एंट्री क्या बनी, कौन सा अकाउंट है ये, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो एंट्री क्या बनी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू P&L। तो P&L में क्या लिखेंगे, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कहाँ जाएगा, क्रेडिट में चला गया अपने आप। तभी कह रहा हूँ कि अगर तुम लोग अकाउंट बनाओगे ना तो ये सिस्टम उसके अंदर होगा ही नहीं तुम्हारे P&L में कि हमने कैलकुलेशन सारी यहाँ कर दी फिर पता चल रहा है काटेंगे और उधर जाएंगे। ऐसा नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा। अब तुम्हें P&L के अंदर ना तो बैड डेट्स दिखाना, ना तुम्हें ये दिखाना, ना ये दिखाना, केवल ये वाली एक अमाउंट दिखानी है। वरना ये सारी की सारी कैलकुलेशन तुम कहाँ दिखाते हो, P&L के अंदर। हम लोग लिखते हैं ओपनिंग प्रोविजन ऐड करते हैं, माइनस करते हैं बैड डेट्स, माइनस करते हैं फर्दर बैड डेट्स, माइनस करते हैं क्लोजिंग बैलेंस, फिर जो अमाउंट आता है वो हम लोग बाहर लिखते हैं, है ना। उस प्रैक्टिस को छोड़ करके उसकी जगह क्या कर दो, अकाउंट बनाना स्टार्ट करो। आया ये समझ, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटीज है कि एसेट्स है, लायबिलिटीज ये क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल का। प्रोप्राइटर ने, मालिक ने लगा रखा है, उस पर हमें उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हमारे लिए एक्सपेंस की इनकम एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस होगा तो क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर पेमेंट करते हो तो कैश करते या बैंक करते, लेकिन मालिक का ही पैसा है तो उसको कैश या बैंक देने की जरूरत नहीं है। किसमें क्या करेंगे, कैपिटल के अंदर ऐड करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस हो गया, ट्रांसफर कर दोगे पीएनएल में, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस आ जाएगा और कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगा। सिमिलर चीज किसके लिए, लोन के लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। तो जितना भी इंटरेस्ट ऑन लोन है वो पीएनएल में एक्सपेंस आ जाएगा और ये कहां चला जाएगा, जो भी तुम्हारा लोन का बैलेंस है बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में उसके अंदर ऐड हो जाएगा। आया समझ। उसके अलावा एबनॉर्मल लॉस वगैरह अगर होते हैं कुछ, जैसे लॉस बाय फायर है, लॉस बाय थेफ्ट है, कोई भी लॉस अगर है तो क्या एंट्री करेंगे हम लोग, जिस भी चीज से लॉस हुआ उस लॉस को हम लोग डेबिट करने वाले हैं। लॉस बाय फायर मान लो, चाहे थेफ्ट मान लो, या जो भी मानना है, टू परचेज। अब इसका मतलब क्या है, हमें इस लॉस को परचेज में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा और पीएनएल के अंदर ये आ जाएगा डेबिट में चला जाएगा। डेबिट में। अरे ये बात समझ, इसका एडजस्टमेंट ये हो गया। और भी एडजस्टमेंट जो तुम्हें नहीं आया हो समझ पूछना हो। मैनेजर कमीशन है, मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन तुम्हें क्वेश्चन के अंदर दो तरीके से दिया हो सकता है। एक तो लिखा रहता है कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और दूसरा लिखा रहता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ऐसा होता है। अब इसको समझते हैं हम लोग, पहले इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। समझना इसको थोड़ा सा ध्यान से कि आपके पास 100 रुपए है, मान लो आपका फाइनल प्रॉफिट आया 100 रुपए, 110 कर देता हूँ, 110 रुपए हमारा क्या प्रॉफिट है। तुम्हें ये लिख रहेगा कि मैनेजर को 10% कमीशन मिलेगा, सिंपली नो आफ्टर नो बिफोर। तो हम लोग क्या करेंगे, 10/100 सीधे 11 रुपए कमीशन बन गया उसका। उसने बोला कि नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन है, मतलब माइनस तो करना ही नहीं कमीशन, उससे पहले का प्रॉफिट तो यही है हमारे पास, डायरेक्ट अगेन क्या आ गया 11 रुपीज। अब उसने क्या बोला, तुम्हारे पास 110 रुपए है, इसमें से तुम्हें माइनस क्या करना है, मैनेजर का कमीशन माइनस करना है, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उसका कितना करना है, 10% करना है। तो ये वैल्यू तुम्हें पता है क्या, मैनेजर का कमीशन माइनस करने के बाद वापस मैनेजर का करना। वापस नहीं करना ना। उसने क्या बोला, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, लेकिन मैनेजर का कमीशन कितना है ये तुम्हें पता है क्या, नहीं। अगर ये पता होता तब तो हम लोग इसमें से माइनस करते और जो वैल्यू बचती सीधा उसका कर देते। अब ये वैल्यू हमें नहीं पता ना, लेकिन हमें ये पता है कि मैनेजर कमीशन कितना है। इस नेट प्रॉफिट में से मैनेजर का कमीशन घटाने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उसका 10% है। तो अगर हम लोग ये मान लें कि उसके बाद हमारे पास 10 रुपए बचे, 10 रुपए अगर बचते हैं या 100 रुपए बचते हैं, तो मैनेजर का कमीशन इसका कितना हो गया, 10 हो गया, और ये कितना है 110। ये तो एक बार समझने के लिए किया है हमने, ऐसा नहीं कि ऐसी वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी। यार है समझ कि हमारे पास अभी प्रॉफिट कितना 110 है, उसमें से क्या माइनस करूंगा, मैनेजर का कमीशन, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका कितना करना है, 10%, ऐसा करना है ना। लेकिन मेरे पास ये चीज नहीं है, ये नहीं है तो मैं ये भी नहीं निकाल सकता। लेकिन मुझे एक चीज पता है, ये जो 110 है ना, इसके अंदर दो चीज है, एक तो मैनेजर का कमीशन और प्लस जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट है। तो ये रिमेनिंग प्रॉफिट अगर 100 है तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपका नेट प्रॉफिट है इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। अगर कमीशन यहाँ पे 5% है तो 110 इंटू 5/105, 8 है तो 110 इंटू 8/108, 20 है तो 1110 इंटू 20/120। ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज करते हैं। आफ्टर चार्जिंग करने का रीजन क्या है, क्योंकि हमें जो वैल्यू गिवन है उसमें से अब तक कमीशन घटाया हुआ नहीं है। तो हमने 100 प्लस रेट का मतलब क्या किया, ये तो ले लिया मैंने रिमेनिंग प्रॉफिट, और ये क्या आ गया उसके कमीशन का पोर्शन। दोनों चीजें मैंने उसको डिवाइड में डाल दी और जितना पोर्शन निकालना है वो निकाल दिया। ऐसा होता है। तो इसको फिर अपन रिकॉर्ड कहाँ पे करते हैं? मैनेजर कमीशन एक्सपेंस है तुम्हारा, पेमेंट अगर किया हो ना किया हो पीएनएल के डेबिट में आ जाएगा, और पेमेंट नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है लायबिलिटी चला जाएगा, पेमेंट कर दिया तो कैश में से कम हो जाएगा। ठीक है।